scholars, I'm Seema Raj and today we are going to start the poem named What a Bird Thought, यानी कि एक चिड़िया ने क्या सोचा. So let's recite this beautiful poem and understand what did the bird think. बर्ड ने क्या सोचा, चिड़िया ने क्या सोचा, ये जानने के लिए तो हमें पोम को रिसाइट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन डूइंग इट. I lived first in a little house. अब बिगिनिंग में ही जो बर्ड है वो अपनी कहानी आपको बता रही है और क्या बोली है कि वो उसने अपने लिए आई का यूज किया है. और वो क्या बोली है कि सबसे पहले मैं किस में रहती थी. मैं रहती थी एक छोटे से घर में. अब आप देखो उसका छोटा सा घर है ये. दिस इज द लिटिल हाउस ऑफ द बेबी बर्ड. और ये कैसे द बर्डी, छोटू सी जो बर्डी है, छोटू सी जो चिड़िया है, वो उसका पहला घर, सबसे पहला घर क्या होता है, वो होता है एग, है ना. देखो आप एग में है वो बर्डी. एंड लिव देयर वेरी वेल. और मैं वहां पे बड़े ही अच्छे से रह रही थी, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के. I thought the world was small and round. और तब मैंने सोचा, जब मैं सबसे पहले वाली दुनिया में रहती थी, सबसे पहले जिस छोटे से घर में रहती थी, उस वक्त मैंने सोचा कि मेरी दुनिया जो है, या ये पूरी दुनिया जो है, वो बहुत ही छोटू सी है, छोटी सी है, गोल सी है, राउंड राउंड सी है, जैसे कि इसका एग है, जिस एग में वो रहती है. एंड सो व्हाट डू यू सी हियर, दैट द एग इज राउंड एज वेल एज स्मॉल. और इसलिए चिड़िया को लगता है कि दुनिया कैसी है, गोल है और छोटी सी है, क्योंकि अंडा भी कैसा है, गोला है और छोटा सा है. वो अंदर से जब देखती है अंडे के अंदर से, तो अंडे का शेप दिखता है उसको और वो अंडे का साइज दिखता है, उसको फील होता है. तो वो इस तरीके से समझती है कि दुनिया जो है वो ऐसी ही होगी जैसे कि मेरा अंडा है जिसमें मैं रह रही हूँ. उसको तो पता नहीं एक्चुअली अंडा है वो उसकी दुनिया है और दुनिया ऐसी ही दिखती होगी. तो ये छोटे से बॉडी को ऐसा लगता है जब वो एग के अंदर होती है. और क्या लगता है उसको, क्या सोचा उसने, और आई मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. और वो ये भी बोलती है कि उसका जो घर है, छोटा सा गोला सा, वो कैसा है, पेल है. पेल है मीन्स लाइट कलर्ड है. अब आप देखो पेल की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, लास्ट में साउंड ल. सो एल फॉर लाइट. सो उसका जो दुनिया है वो कैसी है, लाइट ब्लू शेल है. अब ये शेल क्या है, ये अब देखो, पेल मीन्स मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है लाइट, और शेल का मीनिंग क्या है, अ हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स एग्स एंड नट्स. तो एक हार्ड सा कवर जो कि एग्स को यानी अंडों को, या फिर जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप जैसे बोलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर का एक शेल, एक लेयर होता है, दैट इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं. तो क्योंकि ये छोटे से गोले से अंडे में ये चिड़िया का बच्चा है, तो उसको क्या लग रहा है कि, और उसका रंग, उसका कलर लाइट ब्लू कलर का है, तो उसको लगता है. और शेल क्या होता है, एक्चुअली वो प्रोटेक्शन के लिए रहता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है एग्स को या फिर नट्स को. तो वो लाइट ब्लू कलर का है और इसी को देख के बर्डी को, यानी कि अंडे के अंदर रह रहे छोटे से बेबी बर्ड को लगता है कि दुनिया इसी के जैसे गोल है, छोटी सी और स्काई ब्लू कलर की है या लाइट ब्लू कलर की है. सो देखो, अब अंदर एग के अंदर रहते हुए भी ये दुनिया को समझने की कोशिश करिए, कितनी क्यूरियस है. When you came into this world, you were also so curious. You also wanted to know everything around your world, right? So same way, this birdie also was curious. What happens next? अब आगे क्या होता है? I lived next in a little nest. और उसके बाद क्या हुआ, मैं उस छोटे से घोंसले में रहने लग गई, यानी कि नेस्ट में रहने लग गई. अब आप देखो, अंडा जब हैच होता है, एग हैच होता है, यानी कि ब्रेक होता है, तो उसके अंदर से क्या निकलती है, छोटी सी ची 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 चिड़िया निकलती है. और उसका नेस्ट जो है वो उसके जो पेरेंट्स हैं बर्ड्स बना के उसके लिए पहले से रखते हैं कि ताकि वो आए और उसको प्रोटेक्शन मिल सके, यहाँ पे शेल्टर मिल सके जहाँ पे वो रहेगा, छोटा सा बर्डी. तो इसलिए अब वो बोली कि अब मैं किस में रहती हूँ, एक छोटे से घोंसले में. नॉट नीडेड एनी अदर. और मुझे यहाँ पे इस छोटे से घोंसले में कभी भी किसी की और चीज की जरूरत नहीं पड़ी. मेरी जरूरत का सारा सामान था, सारी चीजें थी इस छोटे से घोंसले में.
आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। और जब मैं घोंसले में रहती थी, नेस्ट में रहती थी, तो मुझे क्या लगता था कि ये दुनिया जो है वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है स्ट्रॉ से, यानी कि ड्राई ग्रास या फिर हे से, यानी कि सूखे हुए तिनकों से, सूखे हुए घास से, या फिर हे से, तिनको से या भूसे से। मेरा भूसा तो नहीं हो सुटेबल होगा यहाँ पे, हे यानी आप ऐसे याद रखिए ड्राई ग्रास, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सूखे सूखे घास से आप देख रहे हैं इसका बर्ड का नेस्ट बना हुआ है। ये सोचती थी कौन? चिड़िया। और उसकी दुनिया वही नेस्ट है, उसको ऐसा लगता था। एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर, और नेस्ल्ड मीन्स केयर, प्रोटेक्टेड और कंफर्टिंग। और उस छोटी सी दुनिया में, उस छोटे से नेस्ट में मेरी माँ जो है मुझे नेसल करती थी। इससे आप टी यहाँ पे साइलेंट है, टी साइलेंट है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? नेसल्ड। तो कौन नेसल करता है मुझे, कौन मेरी केयर करता है इस छोटे से प्यारे से घोंसले में? वो है मेरी माँ, जो कि मेरा ध्यान रखती है, मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे वार्मथ देती है, प्यार देती है, अफेक्शन देती है, और मुझे कंफर्ट फील करवाती है, बहुत ही अच्छा फील करवाती है अपने प्यार से, दुलार से और प्रोटेक्शन के जरिए। वो मेरा ध्यान ही नहीं रखती, मुझे मेरी रक्षा भी करती है। सो इस तरीके से अब बर्ड को क्या लग रहा है? पहले उसको लग रहा था जब वो एग के अंदर था तो उसको लगता था कि उसकी दुनिया जो है वो क्या है? गोल सी है और छोटी सी है, स्काई ब्लू कलर की है। और बाद में जब अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से छोटे छोटे बर्डीज निकल जाते हैं, तो उसको क्या लगता है? जब वो घोंसले में रहने लग जाती है तो उसकी दुनिया, उसको लगता है कि तिनकों से बनी हुई है या फिर घास से बनी हुई है, सूखे घास से, और उसमें उसकी जरूरत का हर सामान है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी माँ है उसके पास, उसको प्यार करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उसकी रक्षा करने के लिए, और उसको वार्मथ देने के लिए, लव एंड केयर, अफेक्शन, सब कुछ देने के लिए। तो एक छोटे से बच्चे को क्या चाहिए? सिर्फ माँ चाहिए, उनका प्यार चाहिए, और उनको सिक्योरिटी फील होना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो सिक्योर्ड है, सुरक्षित है, और वो सारी चीजें उनको उनकी माँ से मिल जाती है। और उसको लगता है इस छोटी सी चिड़िया को कि यही तो है मेरी दुनिया, ये सूखे घास से बना हुआ मेरा घोंसला। अब आगे जो है वो क्या बोल रहा है ये छोटा सा बर्डी? आप बोल रहा है भी बोल सकते हो, बोल रही है भी बोल सकते हो, क्योंकि पता नहीं कि यहाँ पे वो इसका जेंडर क्या है, ओके, मेल है या फीमेल है। नहीं, One day I fluttered from my nest, और एक दिन क्या हुआ, मैं अपने नेस्ट से निकल के थोड़ा सा ऊपर गई और मैंने फ्लटर किया, यानी कि अपने पंखों को फड़फड़ाया। आप देखते हो कई बार चिड़िया जो है थोड़ा सा ज्यादा, जब उसको उड़ना नहीं आता, अभी अभी वो लर्न करती है, तो हवा में थोड़ा सा जाती है, इट गोज इन द मिड एयर एंड फ्लटर्स मींस फ्लैप्स इट्स विंग्स। जैसे बटरफ्लाइज भी कई बार ऐसे करती है, तो फ्लटर का मीनिंग क्या है? फ्लैप द विंग्स रैपिडली, तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाना। तो इस तरीके से बर्ड जो है वो करती है अपने नेस्ट के बाहर निकल के या नेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फड़फड़ाती, देखने के लिए कि व्हाट इज अराउंड, हाँ, नेस्ट, उसके नेस्ट के आसपास क्या है। क्योंकि पहले उसको जब उड़ना नहीं आता था तो उसको लगता था उसकी दुनिया क्या है, ये नेस्ट ही है, ये घोंसला ही है। लेकिन अब वो उड़ना सीख गई है, लर्निंग का एक नया स्टेज उसने पार कर लिया है, थोड़ा बहुत उड़ना आ गया, तो वो देखना चाहती है एक दिन फड़फड़ा के अपने पंख को हवा में तेजी से, वो नेस्ट से थोड़ा सा ऊपर उड़ने लग जाती है, फड़फड़ाती है अपने पंखों को, to see what I could find। तो ये देखने के लिए कि मैं क्या यहाँ से देख पाती हूँ, मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। तो वो एक्चुअली इट वांटेड टू एक्सप्लोर इट्स वर्ल्ड नाउ। तो जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है, वो जिज्ञासा जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है, और वो और नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रही है। जैसे आप जैसे छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, तो लेकिन नॉलेज, और जिस एज के थे आप, उस हिसाब के से आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करते थे, आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करते थे, और अभी भी करते हैं। सो द सेम विद द बर्डी ऑल्सो डज, बर्डी भी ऐसा ही करती है। I said the world is made of leaves। और जब मैं नेस्ट से थोड़ा सा ऊपर अपने पंख को मैंने फड़फड़ाया, थोड़ा हवा में हल्का सा उड़ान भरा, सॉरी नॉट भरा तो मुझे क्या दिखाई दिया मेरे आसपास? लीव्स ही लीव्स, यानी कि पत्ते ही पत्ते। और तब मुझे लगा कि दुनिया जो है वो किसकी बनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ लीव्स की या फिर पत्तों की बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। और मैं सोच रही थी कि क्या मैं पहले ब्लाइंड थी, क्या मैं पहले अंधी थी, मेरे आंख अच्छे से देख नहीं सकते थे, कि पहले मैं कुछ और ही सोचती थी। मैं ऐसी सोचती थी कि दुनिया जो है वो गोल है, छोटी सी है। उसके बाद अंडे से बाहर निकलने के बाद मैंने कुछ और सोचा,
कि दुनिया जो है वो तिनके से बनी है, सूखे घास से बनी हुई है, और अब जब मैं नेस्ट से थोड़ा सा ऊपर फड़फड़ा सकती हूँ, अपने पंखों को थोड़ा बहुत हिला सकती हूँ, उड़ने की कोशिश कर सकती हूँ, और तब मुझे क्या लगती है कि दुनिया जो है वो पत्तों की बनी हुई है। तो बार बार हर स्टेज पे जैसे जैसे वो ग्रो हो रही है, उसकी सोच भी जो है वो एक्सपैंड होती जा रही है, थॉट भी वो ज्यादा बड़ा सोचने लगी है और ज्यादा चीजों के बारे में अवेयर होने लगी है, जानने लगी है। it will be at length. Okay, so at length means for a long time. तो काफी लंबे समय के लिए I flew beyond the tree. अब इसके बाद अब आप देखो, अब पहली बार जब वो नेस्ट से उड़ी तो उसको हल्का फुल्का उड़ना अभी इसने थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन अब जो स्टेज है वो बोलिए अब काफी लंबे टाइम के बाद I flew beyond the tree, मैं ट्री से भी आगे उड़ के गई। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। और अब काफी लंबे अरसे के बाद, काफी लंबे टाइम के बाद मैं अभी क्वाइट मीन्स, देखो आप इसके एंड में क्या है ई, तो इसका मीनिंग क्वाइट मीन्स शांत वाला नहीं, यहाँ पे इनफ, इसके एंड में क्या है ई, तो आप ऐसे याद रखिए क्वाइट मीन्स इनफ, जिसके लास्ट में ई आए तो इसका मीनिंग है काफी, इनफ। तो अब मैं काफी ज्यादा फिट हूं, मीन्स फिजिकली हेल्थी हूं, मेरी बॉडी में काफी स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, ताकतवर है मेरी बॉडी, बीमारी वगैरह सबसे दूर हूं, मैं स्वस्थ हूं। और अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। अब मैं जो बड़े लोग, जो बड़े बर्ड्स जो है, जो काम कर सकते हैं, एडल्ट बर्ड्स जो काम कर सकते हैं, जो मेहनत जिस टाइप की कर सकते हैं, कड़ी मेहनत, लेबर मीन्स वर्क हार्ड, तो कड़ी मेहनत जैसे कि बड़ी बर्ड्स करती हैं, एडल्ट बर्ड्स करती हैं, वैसे अब मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अब एडल्ट बर्ड बन गई हूं, बड़ी बर्ड बन गई हूं। एंड आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। और मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, अब मैं कड़ी मेहनत कर सकती हूँ, अपना घोंसला बना सकती हूँ, उससे अपना खाना खुद लेके आ सकती हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि दुनिया जो है वो कैसे बनी है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इवन जो मेरे नेबर्स हैं, यानी मेरे जो आसपास, जो सेम ट्री पे या फिर आसपास के ट्रीज पे जो बर्ड्स रहते हैं, मेरे आसपास जो बर्ड्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनको भी ये नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी है। सो दिस वॉज योर पोम। अब आप देखो, तो पोम तो हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन आपको क्या बताया पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक बर्ड की लाइफ जो है वो शुरू होती है, जैसे कि ह्यूमन की लाइफ शुरू होती है, और हम हर स्टेज पे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे ग्रो अप होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी समझदारी जो है, हमारा थॉट जो है वो भी एक्सपैंड होता जाता है, हम होशियार हो जाते हैं, चीजों, आसपास की चीजों को और ज्यादा समझने लग जाते हैं, है ना। सो यहाँ पे ह्यूमन को और बर्ड को, दोनों को आप बोल सकते हो कि दोनों को बताया कि दोनों सेम प्रोसेस से गुजरते हैं। पहले छोटे होते हैं तो उनका सोच कैसा होता है, उनको लगता है उनकी माँ बाप ही उनकी दुनिया, उनके भाई बहन ही उनकी दुनिया है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूल है उनकी दुनिया, उसके बाद उनको लगता होगा कि जॉब प्लेस है उनकी दुनिया, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ जो है वो चलता रहता है, और नॉलेज ये बटोरते रहते हैं। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम? मेरा हमेशा वाला क्वेश्चन। सो वी लर्न दैट नॉलेज इज लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन। एक बड़े से महासागर में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या है? सिर्फ एक बूंद के बराबर ही है। हमें बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, समझना बाकी है ना। और वो हर स्टेज, लाइफ के हर स्टेज पे होता रहेगा, हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और ज्ञान जो है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर भी वो ज्ञान सिर्फ एक बूंद के जैसा ही होगा, बहुत ही कम, क्योंकि दुनिया में जानने को बहुत कुछ है और हमारा ज्ञान सिर्फ एक टुटनू सा है। सो दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम। अब चलिए इसका राइम स्कीम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है राइम स्कीम, और मैं यहाँ पे एक स्टांजा का आपको बता देती हूँ, फर्स्ट स्टांजा का। सो आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक एट द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। अब आप हाउस वर्ड जो है वो देखिए, हमने सारे लास्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, आप चाहो तो डॉट लगा दो सब पे, और देखो कौन सा वर्ड किससे राइम हो रहा है। हाउस वेल से राइम नहीं हो रहा, हाउस राउंड से राइम नहीं हो रहा, हाउस शेल से राइम नहीं हो रहा। तो यानी कि अब हम इसको नेम दे देंगे ए। आप चाहो तो कैपिटल ए इसका नेम दे सकते हो या फिर स्मॉल ए, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ए हाउस का नेम दिया है। अब हाउस से किसी का साउंड जो है ना नहीं मैच हो रहा, तो हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएंगे। क्यों? हमें तो राइमिंग वर्ड्स देखना ना, एक ही स्टांजा में जो राइमिंग वर्ड्स है, सेम राइम वाले वर्ड, सेम वर्ड्स
सेम साउंड वाले वर्ड्स तो उनको हम सेम नेम देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो हाउस का साउंड किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हाउस को ए नेम दिया और वेल को पे आ जाएंगे अब। तो वेल को क्या नेम दे देंगे? बी, क्योंकि वेल का साउंड डिफरेंट है तो इसको बी नेम दिया। अब आप देखो राउंड, इसका साउंड भी बिल्कुल डिफरेंट है, इससे भी राइम होने वाला वर्ड कोई नहीं है, सेम साउंड वाला वर्ड इस स्टांजा में कोई भी नहीं है, तो सी दे दिया इसको। अलग अलग, जब अलग अलग साउंड्स है वर्ड्स के लास्ट वाले वर्ड्स को, तो हम अलग अलग नाम भी दे देंगे उनको, दैट्स इट। ए बी सी। और अब आप देखो वेल और शेल, इन दोनों का साउंड सेम है, इजंट इट? सेम साउंडिंग वर्ड्स है ये, सेम साउंडिंग वर्ड्स, तो हम क्या करेंगे? इनको सेम नेम दे देंगे। तो आपको पता चल गया कि इसका राइम स्कीम क्या है। ए बी, सेम चीजों को आप जैसा है वैसे उसी ऑर्डर में कॉपी कर दीजिए, ए बी सी बी। सो इस तरीके से आप राइम स्कीम और भी स्टांजास के जो भी स्टांजास बाकी आप उसका फाइंड करके मुझे जरूर सेंड करिए। सो ये बहुत ही सिंपल है। अब लेट्स कम टू दी नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू दिस पोएम। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या ढूंढना है? पोएटिक डिवाइसेस, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच। तो अब वो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। और पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है वो मैंने पहले के वीडियोस में बता रखा है, हर पोएम के वक्त बताया, तो आप उन्हें भी वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एक बर्ड जो है अपने लिए आई का यूज कर रही है, और हम ह्यूमंस अपने लिए आई का यूज करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे एक बर्ड खुद की कहानी बता रही है, खुद की सोच बता रही है। क्या ये असलियत में हो सकता है? क्या बर्ड अपनी सोच हमें बता सकती है? नहीं, एक इंसान ही अपने थॉट को शेयर कर सकता है, बता सकता है। तो यहाँ पे बर्ड अपनी सोच बता रही है हमें, अपनी कहानी बता रही है हमें, और इसलिए उसने अपने लिए आई यूज किया है। तो इसको हम बर्ड एक नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन उसको किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, किसकी क्वालिटी दे दी? ह्यूमन की क्वालिटी दे दी। वो इंसान नहीं है बर्ड, लेकिन उसको इंसान की क्वालिटी दी कि वो भी सोच सकता है, वो भी अपनी कहानी बता सकता है। तो अब आप देखो यहाँ पे बर्ड ने अपने लिए आई यूज किया है, जो कि हम पर्सन्स के लिए करते हैं, ह्यूमंस के लिए करते हैं। तो इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की स्पेलिंग लिखी, इफ की स्पेलिंग, ओके, और आई लिखा, कैट की स्पेलिंग, और ION हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की स्पेलिंग, इफ की स्पेलिंग आई लगा दिया, कैट की स्पेलिंग लिखा और ION हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब देखो नेम में ही आ रहा है कि किसी भी चीज को पर्सोनिफाई कर देना, मतलब किसी भी चीज को, इंसान के अलावा जितनी भी चीजें उसको इंसान की क्वालिटी दे देना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। अब आप देखो रैवन एंड द क्रो में भी तो कुछ ऐसा ही था ना, तो सॉरी रैवन एंड द फॉक्स में सो ये है पर्सोनिफिकेशन। इस आई को देख के आपको पता चल गया यहां पे भी आई है, तो इस लाइन में भी आप बोलेंगे कि क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, ओके। अब दूसरा देखिए, दूसरा पोएटिक डिवाइस क्या आपने देखा यहाँ पे कि बर्ड जो है वो क्या बोल रही है? आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड। अब देखो वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। अब ये चीज, ये दोनों सेंटेंसेस जो है आप, या दोनों लाइंस जो है आप इसे इमेजिन कर सकते हैं पढ़ के। अब जब आप इमेजिन कर रहे हैं तो ऐसा सीन आपके दिमाग में, ये जो भी चीजें लिखी हुई है वो सब आपके दिमाग में, उसका पिक्चर आ रहा है, इमेज आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पोएटिक डिवाइस को इमेजरी। तो इन दोनों लाइंस में क्या है? इमेजरी है। इमेज की स्पेलिंग मींस IM, और एज की स्पेलिंग इम लिखा, एज की स्पेलिंग लिखी और रे लगा दिया, हो गया इमेजरी। यानी कि जब आप किसी भी चीज को पढ़े और उसका पिक्चर, उसका इमेज आपके दिमाग में फॉर्म होने लग जाए, दैट इज नोन एज इमेजरी, है ना? बहुत सिंपल है ना। इमेजरी मींस जो चीज पढ़ोगे उसका इमेज दिमाग में बन जाए, पिक्चर बन जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इमेजरी। तो दो पोएटिक डिवाइसेस हो गए। अब आप देखो और भी पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद मैं आपको आगे के पोएटिक डिवाइसेस बताती हूँ, ओके। अब आप देखो यहाँ पे और पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज करके है इस पोएम में। नाउ व्हाट यू सी इज, अब आप देखो लिंक्ड बिगिंस विद L, लिटिल बिगिंस विद L। तो आप देखो एक ही लाइन में जब आजू बाजू के मीन्स नियर बाय वर्ड्स में जो वर्ड्स का बिगिनिंग साउंड है, अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर से बिगिन हो रहा है, यानी कि A-E-I-O-U के अलावा किसी भी लेटर से बिगिन हो रहा है, किसी भी साउंड से बिगिन हो रहा है, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एलिटरेशन बोलते हैं। तो आप देखो लिम्ड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ल साउंड से, मींस ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है लिम्ड का L। लिटिल का भी बिगिनिंग साउंड क्या है? L। अब ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो एक ही लाइन में आप देखो आजू बाजू के वर्ड्स। अब आजू बाजू के वर्ड्स का मीनिंग ये नहीं कि बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल पड़ोसी नहीं, थोड़ा दूर का पड़ोसी भी हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन में वो पड़ोसी है, ओके, नियर बाय वर्ड्स है। तो आजू बाजू के, एक ही लाइन में आजू बाजू के वर्ड्स
कि बिगिनिंग जो है जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो दैट इज नोन एज अलिटरेशन। तो आप देखो लिफ्ट भी एल से स्टार्ट हो रहा है, लिटिल भी एल से स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों एक ही लाइन में है ये वर्ड्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलिटरेशन। स्पेलिंग ऑफ ऑल, स्पेलिंग ऑफ इट, स्पेलिंग ऑफ एरा एंड शन हो गया हमारा अलिटरेशन, राइट। ऑल, इट, एरा, शन। नाउ अब लेट्स मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं और ये अलिटरेशन कहाँ छुपा हुआ है। तो अब देखो थॉट का टी और द का टी है ना, दोनों वर्ड्स जो है एक ही लाइन में है और दोनों का बिगिनिंग साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, ओके, टी टी। तो ये भी क्या हो गया, अलिटरेशन का एग्जाम्पल है ना, ये भी क्या हमारा अलिटरेशन है। सो आई थिंक अब आपको एलिट्रेशन भी क्लियर हो गया। अब आप ढूंढ के बताएंगे मुझे कि एलिट्रेशन कहाँ पे। चलो ये आई है तो आपको पता है, आई से आपको पता चल गया आई अपने लिए कोई वर्ड कैसे यूज कर सकती है, ये तो ह्यूमंस यूज करते हैं, तो ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। अब लिफ्ट का एल और लिटिल, यहाँ पे देखो आप फिर से एल एल रिपीट हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है ना, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया ये। नेक्स्ट भी देखो, नेक्स्ट और नेस्ट दोनों भी किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड से, एन एन, तो ये भी क्या हो गया, एलिटरेशन का एग्जाम्पल। तो आप देखो एक ही लाइन में एक से ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। मान लो आपको एक लाइन दे दिया और बोला आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस और द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, तो आप दोनों जितने आपको दिख रहे हैं आपको सारा का सारा लिखना पड़ेगा। अब आप देखो ये लिटिल, ये वाली लाइन को आप इमेजिन कर सकते हो, आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, आप इमेजिन कर सकते हो पढ़ के, और इसलिए इसे भी हम इमेजरी बोल सकते हैं, ठीक है। आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, इस लाइन को भी आप इमेजिन कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, इमेजरी का एग्जाम्पल हो गया, ओके। अब आप देखो यहाँ पे थॉट का टी और द का टी ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अलिटरेशन। अब आप देखो नीडेड और नॉर का एन ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो गया हमारा अलिटरेशन का एग्जाम्पल। और आप देखो वर्ल्ड का डब्ल्यू, वॉज का डब्ल्यू ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी है अलिटरेशन का एग्जाम्पल। अब आप देखो माई का एम और मदर का एम भी रिपीट हो रहा है, जो कि बिगिनिंग लेटर्स है और वो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और वो भी एक ही लाइन में है, तो ये है अलिटरेशन का एग्जाम्पल। और आगे बढ़े, सो टिल नाउ सो फार वी हैव लर्न्ड 3 पोएटिक डिवाइसेस हियर, वी हैव फाउंड देम। अब आगे बढ़े, अब आप देखो जहां जहां आए अपने लिए वर्ड यूज करिए जिस लाइन में, तो आप बोल सकते हो ये सब के सब पर्सोनिफिकेशन है, सारे लाइंस में पर्सोनिफिकेशन है, ओके। यहाँ पे भी देखो आप पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे भी इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन है। अब एलिट्रेशन तो आपने ढूंढ लिया और आपने पर्सोनिफिकेशन भी ढूंढ लिया, इमेजरी आप और जगह पे भी चाहो तो आई फ्लटर्ड फ्रॉम माय नेस्ट ये भी आप इमेजिन कर सकते हो, तो ये भी आप इसे इमेजरी बोल सकते हो, ओके। I said the world is made of leaves, ये भी चीज आप इमेजिन कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, इमेजरी। जहां पे आप इमेजिन कर सकते हो, पिक्चर्स बना सकते हो माइंड में, तो उसे हम बोलते हैं इमेजरी। अब आप देखो ये तो आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत बता देती हूँ ऐसे ही। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आप देखो इस लाइन में ये है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। फिर फिट फॉर एफ एफ रिपीट हो रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का, ओके। अब आगे आप देखो, और जो आप रिपीट हो रहा है, अब आप मुझे बताओगे अगर कुछ और है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो और कुछ इमेजिन कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, तो इस फॉर्म में आपने 3 पोएटिक डिवाइसेस देख ली या फिर लर्न कर ली। जो भी पोएटिक डिवाइसेस आपके पोर्शन में है अभी इस लेसन में, इस फॉर्म में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी द ग्रामर पार्ट ऑफ इट नाउ। तो आप देखो यहाँ पे ये आपने पढ़ा हुआ है, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स। सो यू नो व्हाट राइमिंग वर्ड्स आर, राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट साउंड सेम, जिनका साउंड सेम होता है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, वन हैज बीन डन फॉर यू। स्टांजा 1 में आप देखो वेल था, शेल था, याद है आपको, थोड़ी देर पहले हमने किया फेल। तो आपको एक ही लाइन में देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो राइम हो रहे थे एक ही स्टांजा में। पहले फर्स्ट स्टांजा में ढूंढेंगे, फिर सेकंड में देखिए अदर, मदर, फाइंड, ब्लाइंड, लेबर्स, नेबर्स, और कुछ अपने मन से भी बना के लिखना है। सो न्यू राइमिंग वर्ड्स में आप डाल सकते हैं वेल, शेल, फेल, ओके। हेल भी लिख सकते हैं। फिर अब आप देखिए यहाँ पे अदर, मदर, फादर भी लिख सकते हैं आप, ओके। नेक्स्ट वन है फाइंड, ब्लाइंड, माइंड लिख सकते हैं आप, काइंड भी लिख सकते हैं, लेबर्स, नेबर्स, टेलर, या फिर टेलर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से आप राइमिंग वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं।
जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, सेम साउंड वाले वर्ड्स जो है वो आपको ढूंढ लेना है। जैसे ये देखना है कि लास्ट में जिसमें आ रहा है तो आपको उस टाइप से ढूंढना है। यहाँ पे एल 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 आ रहा है साउंड, तो वो वाले वर्ड्स ढूंढ लेना है। यहाँ पे आइंड 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 आ रहा है तो आप आइंड देखोगे। अर्ज आ रहा है यहाँ पे तो आप अर्ज वाले वर्ड ढूंढोगे। तो इस तरीके से आप इजिली राइमिंग वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो। नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टांजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द राइम स्कीम, यू मस्ट see only the last words of each and every line of first stanza या in a stanza। तो आप क्या करेंगे, यहां पे भी आपको वही करना है। आप एंड के वर्ड्स को देखेंगे, लाइन के एंड के वर्ड्स को, और फिर आप क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइमिंग वर्ड्स, है ना, जो कि यहां पे हम लिख सकते हैं जो सही मीनिंग दे। तो अब आप देखिए, फर्स्ट वर्ड इज लो, आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, तो लास्ट वर्ड है लो। बट वन थिंग आई श्योरली डैश, अब आपको यहां पे के लिख दिया और 3 डैशेस दे दिए गए, मीन 3 लेटर्स आपको लिखना है जिससे कि एक वर्ड बन जाए के साथ मिलके, जो कि लो से राइम करे। तो इसलिए हमने क्या डाल दिया, बट वन थिंग आई श्योरली नो, है ना, नो ही होगा ना, तो इसलिए आप KNOW लगाएंगे, के बाद NOW, नाउ की स्पेलिंग, तो हो गया नो। आपको ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो कि एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, साउंड सेम आ रहा है, साउंड सेम होने के साथ साथ मीनिंग भी सही निकल रही है सेंटेंस को पढ़ने के बाद या लाइन को पढ़ने के बाद, सिचुएशन में फिट बैठ रही है। वैसे ये वर्ड्स आपको ढूंढने होते हैं। Whenever I wish to rest, my little nest is the dash। सो व्हेन, अब आप देखो यहाँ पे रेस्ट है वर्ड, तो हम माई लिटिल नेस्ट इज द, अब आप सोचो क्या होगा, बेस्ट, राइट। तो यहाँ पे BES और T आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो और ज्यादा इजी हो गया आपके लिए गेस करना, क्योंकि T तो एंड में है ही, तो अब आपको 3 डैशेस दे रखा है, यहाँ पे BES डाल दिया। सो दिस इज द वे यू विल फाइंड द राइमिंग वर्ड्स। The poet uses words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest। पोएट जो है बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़े उन सब का यूज किया हुआ है, किस लिए, बर्ड के नेस्ट को, यानी कि चिड़िया के घोंसले को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में विस्तार में जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो एडजेक्टिव्स याद है आपको, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि नाउन्स के बारे में यानी नेमिंग वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड फॉर नाउन एंड फॉर नेम्स। और दूसरा प्रोनाउंस मींस नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, राइट। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी सिखाया हुआ है, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है ये सब चीजें। सो इतनी सारी वर्ड्स पोएट ने यूज की हुई है बर्ड के नेस्ट के बारे में हमें जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, अब आप देखिए, हियर टू यू हैव बीन गिवन सो मेनी वर्ड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। अब आपको एक पिक्चर दे रखा है, आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, राइट। सो वहां पे आप क्या क्या देख रहे हैं उसी चीज को आपको डिस्क्राइब करना है इन वर्ड्स की हेल्प से, ठीक है। So here what do you see? You see a bird, you see a nest, you see a twig or a branch you can say। तो आपको ये सारी चीजें दे रखी है, अब इनको डिस्क्राइब करना है हमें, इनके बारे में विस्तार में, डिटेल में इंफॉर्मेशन देना है, और वो कौन करेगा, एडजेक्टिव्स करेंगे। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, ये इनको यूज करके हमें इस पिक्चर को समझाना है, उसके बारे में सेंटेंसेस बनाना है। सो लेट्स बिगिन इट। अब व्हाट यू सी हियर, द बर्ड इज सिटिंग, कहां पे बैठा हुआ बर्ड, ऑन अ वुडन बर्ड हाउस। अब आप देखो यहाँ पे वुडन दे रखा है, तो हमने वुडन को यूज कर लिया और बर्ड हाउस अपने आप लिख दिया। सो बर्ड कहां पे बैठा हुआ है, वुड के बने हुए बर्ड हाउस में, यानी चिड़िया के घर में। द ट्री यानी लकड़ी का बना हुआ चिड़िया का घर, उसमें वो बैठी हुई है। द ट्री हैज डैश लीव्स। अब आप ये सेंटेंस भी तो बना सकते हैं कि इस पेड़ के पत्ते जो है वो कैसे है, ग्रीन है। सो द ट्री हैज ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट वन, A thin branch is holding the bird house। एक पतली सी टहनी है या पतला सा ब्रांच है जो कि पकड़े हुआ है किसको, बर्ड हाउस को। The bird has a round hole in the middle। तो देखो हम कैसे एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस को बना रहे हैं। और बर्ड हैज अ राउंड, अब आप देखो राउंड को भी यूज करेंगे हम, आप देखो वहां पे राउंड है ना, तो बर्ड हाउस हैज अ राउंड होल इन द मिडल। बर्ड हाउस के बीच में एक गोला छेद है। द रूफ ऑफ द बर्ड हाउस इज पॉइंटेड एंड रेड। जो छत है इस बर्ड हाउस की वो कैसी है, पॉइंटेड है, ओके।
और कौन सी कलर की है? रेड कलर की है। आप अपने मन से भी कुछ एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटेड यूज कर लिया हमने जो यहाँ पे दिया हुआ था। लेट्स गो अहेड। अब आगे क्या है? A small bird is standing at the entrance. अब एक छोटी सी चिड़िया जो है is standing at the entrance, यानी कि जहां से घुसते हैं वहां पे वो खड़ी है। एक छोटी सी बर्ड खड़ी है। अब आप देखो यहाँ पे हमने सारे जो भी हमें एडजेक्टिव्स लग रहा था कि हमें यूज करना चाहिए, हमने यूज कर लिया। तो आप भी इस तरीके से इनको यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आपको योर सेंटेंसेस मींस अपनी वर्ड्स में भी इन सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, बट यू मस्ट यूज दीज एडजेक्टिव्स गिवन हियर। Okay, so this is the way we have completed this question as well. So the lesson has come to an end. है ना, हमने मतलब लेसन तो फॉर्म तो कर लिया है, अब उसके ग्रामर पार्ट को भी हमने देख लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है, whenever you frame sentences, सबसे पहले आप क्या डालेंगे? आप डालेंगे सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस किसी भी सेंटेंस में जो भी लग रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे बर्ड जो है वो बिगिनिंग में लिख दिया। इस सेंटेंस में ट्री की बात हो रही है तो ट्री पहले लिखेंगे आप। यहाँ पे ब्रांच की बात हो रही है तो ब्रांच के बारे में पहले लिख देंगे। अब ये सब देखिए क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इस क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि वर्किंग वर्ड्स लगा देंगे आप, है ना। मेन वर्ब का मीनिंग क्या होता है? वर्किंग वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो काम के होने के बारे में बताती है। मैंने आपको वर्ब का मीनिंग भी अच्छे से बताया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को। अब और लास्ट में बाकी सब कुछ भी जो भी नाउन या प्रोनाउन बचा वो सब एंड में डाल देंगे। तो जनरली मैं आपको एक मोटा सा आइडिया बता देती हूँ, एक रफ सा आइडिया बता देती हूँ, दैट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिगिन एंड एंड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी द बर्ड, द ट्री, अ थिन ब्रांच, सॉरी यहाँ पे थिन तो आपको पता है एडजेक्टिव, यहाँ पे ब्रांच जो है क्या है? नाउन है। बर्ड नाउन है, रूफ नाउन है, यहाँ पे भी बर्ड नाउन है। तो आप बिगिनिंग में नाउन्स या प्रोनाउंस ही लिखते हैं सेंटेंस में, और लास्ट में भी आप देखिए बर्ड हाउस, लीव्स, बर्ड हाउस, फिर मिडिल नहीं है, ये हर वक्त ऐसा नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे होल, फिर यहाँ पे बर्ड हाउस, और यहाँ पे आप देखिए एंट्रेंस। तो जनरली ऐसा ही होता है कि सब्जेक्ट बिगिनिंग में आएगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, लास्ट में भी नाउन और प्रोनाउन जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे आप, मेन वर्ब डालेंगे, और इस तरीके से ही आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। ओके, तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट होंगे एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स का ध्यान अच्छे से रखिए, कोई मिस्टेक्स मत करिए, देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and do subscribe to our EduRack channel, like our videos and share it with your friends and family members. हाँ, आपके cousins वगैरह पढ़ते होंगे ना, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। So take care, bye bye and study well.